नमस्कार, स्पेशल ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र चौहान। क्या आज एक व्यक्ति सुबह उठकर एक ही साथ ऊर्जावान, जीवट और स्वास्थ्यपन की अनुभूति करता है? ज़्यादातर लोगों का ना में जवाब होगा। ज़्यादातर लोग अपने बेस्ट वर्जन की अनुभूति रोज नहीं करते हैं। इसका मुख्य कारण है हम स्वास्थ्य को लेकर उतने जागरूक नहीं हैं और न ही उतना अनुशासित हैं। आज हर 5 में से एक व्यक्ति लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का या असाध्य बीमारी का शिकार है। नतीजा सामने है। खाद्य पैक करने वाली या दवाइयाँ बनाने वाली कंपनियां दिनों दिन अमीर हो रही हैं और हम गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। जब हम गंभीर बीमारी का शिकार होते हैं तब तमाम उपाय करते हैं, स्वास्थ्य केंद्रों पर भटकते हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टरों की तलाश करते हैं, लेकिन बीमारी कभी ना हो इसके लिए छोटे छोटे उपाय नहीं करते। हम रोज़ मेहनत करते हैं अमीर बनने के लिए, लेकिन एक असाध्य बीमारी में सारा पैसा फूंक जाता है। बदलते समय के साथ एक प्रासंगिक लाइफस्टाइल के बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अनुभवी चिकित्सक डॉक्टर राकेश पेरीवाल। डॉक्टर राकेश पेरीवाल मेडिसिन और लाइफस्टाइल स्पेशलिस्ट हैं। आपका स्वागत है सर हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो आपसे पहला सवाल ये है कि आज हम 2023 में हैं। 2023 में बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। जो चीज़ें बदली हैं वो हमारे सामने हैं। हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे आज टेक्नोलॉजी के साथ जी रहे हैं, मोबाइल के साथ वो बढ़ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें बदल गई है। हमारे खान पान, हमारे आदत, हमारे कामकाज के तरीके, हमारे उठने बैठने का, सुबह उठने का या देर तक जागने का, ये सारा कुछ परिवर्तन दिख रहा है। किस तरह के लाइफस्टाइल में हम जी रहे हैं और क्या इसके अनुरूप हम अपने आप को ढाल सकते हैं? देखिए, अभी बदलते जीवन शैली से जो सबसे बड़ा प्रकोप हम पे पड़ा है वो शायद लैक ऑफ एक्सरसाइज है। फिजिकल एक्टिविटी हम जिस तरह से अपने बचपन में किया करते थे शायद वो नहीं देख पा रहे हैं। आपको याद ना हो बचपन में कब किसी को मोटा देखा होगा आपने। हम मोटो मोटो करके चिढ़ाया करते थे लोगों को अगर कोई ऐसा होता था। और आज अगर आप स्कूल में जाकर बच्चों में देखोगे, बहुत सारे बच्चे भी मोटे पाए जाते हैं। मोटापे का स्तर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है पूरी पॉपुलेशन में। और दूसरा है व्यसन या सब्सटेंस अब्यूज़, जो कि बड़ा है। आप तंबाकू कहिए या फिर अल्कोहल कहिए या और बाकी जो बैंड सब्सटेंसेस हैं उनका इस्तेमाल बढ़ा है। हमारी आयु भी बढ़ी है, तो इससे ये भी ज़रूरी हो गया है कि हम लंबे समय तक अपने आप को स्वस्थ रखें। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जब मैं पैदा हुआ था तब शायद 55 से 60 साल की थी और अब शायद हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 75 से 80 साल की हो। जैसे जैसे हम जिएंगे हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी और ज़्यादा बढ़ेगी। इससे ये हम पे ओनस आता है कि आप अपने स्वास्थ्य का बेहतर ध्यान रखें। जैसा कि आपने कहा, लेट तक सोने का, सुबह लेट जागने का, क्या सुबह जल्दी जागने से भी स्वास्थ्य को बेहतर किया जा सकता है? क्या नियमित रूप से एक्सरसाइज करके स्वास्थ्य को बेहतर किया जा सकता है? क्या खान पान में किसी तरह का बदलाव लाके या संतुलन लाके हम क्या बेहतर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। आप जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां देखिए, मोटापा और मोटापे से जुड़ी बीमारियां, हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की शिकायत, स्ट्रोक, डायबिटीज़, ये सभी रोग किसी न किसी तरह से लाइफस्टाइल से जुड़े हुए हैं। जी, ये सभी जो आदतें हैं वो कैसे दूर हों? 77 मिलियन लोग 18 साल से ऊपर के जो हैं वो डायबिटीज़ के शिकार हैं और 14 लाख कैंसर मरीज सिर्फ 2022 में भारत में रिपोर्ट हुए थे। 15 से 49 साल के जो व्यक्ति हैं उनमें 6.4% महिलाएं हैं मोटापा के शिकार हैं और 4% पुरुष मोटापा से ग्रसित हैं। तो डायबिटीज़ और ओबेसिटी के बारे में हम बात करते हैं कि ये क्यों बढ़ रहा है और इसको रोकने के लिए क्या कारगर उपाय हैं? अभी जो हम डायबिटीज़ देख रहे हैं, जो दो भागों में बांटते हैं हम। टाइप 1 जो इंसुलिन की कमी की वजह से होता है, जो 5% पॉपुलेशन में होगा। जनरली ये छोटे बच्चों में शुरू होता है। पर जो मेजर डायबिटीज़ है वो टाइप 2 डायबिटीज़, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है। इसका मतलब है कि आपके शरीर में इंसुलिन की मात्रा बिल्कुल सही है लेकिन वो काम नहीं कर रही है और उसका सबसे बड़ा कारण मोटापा है। उसका सबसे बड़ा कारण किसी तरह का व्यायाम नहीं करना है, इनएक्टिविटी है। और आप इसे डायबिटीज़ का प्रकोप कह सकते हैं या फिर मोटापे का प्रकोप भी कह सकते हैं। और डायबिटीज़ के साथ साथ
हम बाकी बीमारियां जो देखें जो साथ बहुत हद तक पाई जाती हैं, एक है उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर, वो भी लाइफस्टाइल से आप ठीक कर सकते हैं। हृदय रोग, डायबिटीज़ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ माना जाता है। हम मानते हैं कि अगर डायबिटीज़ है तो आपको हार्ट के रोग होने के आसार, आपको स्ट्रोक होने के आसार बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को हम किस तरह बेहतर रख सकें, क्या हम अपनी लाइफस्टाइल से बेहतर रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। और दूसरी बात है कि आप अगर अपनी डायबिटीज़ के रोकथाम में लाइफस्टाइल का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बीमारी पर बेहतर काबू पाया जा सकता है और लंबे समय तक काबू पाया जा सकता है। इसलिए ये ज़रूरी है हम लाइफस्टाइल को कॉम्प्लीमेंट्री नहीं मान के कंपलसरी माने तो बेहतर होगा। जी, अब आपने कार्डियक अरेस्ट की भी आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से कार्डियक अरेस्ट में कई लोगों की जानें गई हैं, और हम देख रहे हैं कि ये जो उम्र है वो लोगों की मरने की उम्र नहीं है या बीमारियों से ग्रसित होने की उम्र नहीं है। 40 से नीचे की उम्र वाले लोग इसके शिकार हुए हैं। कई बार जिम में लोग इसके शिकार हुए हैं, जिम करते वक्त शिकार हुए हैं। ये जो ट्रेंड है इसे आप किस रूप में लिखते हैं? इसके क्या कारण हो सकते हैं, हार्ट अटैक के या इस तरह की बीमारियां जो 40 से कम उम्र की या इस आसपास की जिनकी उम्र है वो इनके शिकार हो रहे हैं? इसके लिए आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इंडिया में डायबिटीज़ और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ ये दोनों हमारे वेस्टर्न काउंटर पार्ट से अगर हम अपने आप को कंपेयर करते हैं तो एक दशक पहले होती है। यानी कि जो बीमारी वहाँ पे 50 की उम्र में होती हो, यहाँ 40 की उम्र में शुरू हो जाती है। ये पता नहीं ये हमारी खान पान के तरीके से की वजह से है या ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से, जिस भी वजह से हो। एक नंबर बात। 2 नंबर बात है, कुछ ऐसी बीमारियां ज़रूर हैं जो कम लोगों में पाई जाती है, लेकिन अगर कोई बड़ा फेमस आदमी की डेथ हो इस वजह से तो वो न्यूज़ बन जाती है। लेकिन अगर आप कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के बारे में बात करें तो कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी एबनॉर्मलिटी है जो हम आराम से जिसको जांच से पता कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। कुछ कुछ अनकॉमन कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं उनके बारे में पता कर सकते हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि 30-40 के दशक में ही लोगों को डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत होने लग जाती है। ये सभी कुछ एक साथ, अगर आपको ज़्यादा रिस्क फैक्टर हो तो बीमारी और भी ज़्यादा सीरियस होती है। आप कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की बात करें, जो कॉमन रिस्क फैक्टर्स हैं वो है तंबाकू का सेवन, उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर, एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल और मोटापा। ये 4 पिलर्स कहे जाते हैं जो इस कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के होते हैं। और आप देखें कहीं ना कहीं हम अपनी दिनचर्या में अगर बदलाव करें तो इनका रोकथाम किया जा सकता है। मोटापा कम करने के लिए कई उपाय लोग करते हैं, लोग जिम में जाते हैं या कुछ और भी जो नियम है उनका पालन करते हैं। कई लोग एक अलग तरह के विशेष रूप से बनाई गई चाय का इस्तेमाल करते हैं या दूसरे तरह के पेय पदार्थ लेते हैं जिससे मोटापा कम हो। इसका अगर हम देखें आज की तारीख और सामयिक रूप से कौन सा कारगर ऐसा नियम है या उपाय है जिससे मोटापा, जिसमें ज़्यादातर जनसंख्या है मोटापा से ग्रसित है, उसको दूर किया जा सके? अगर मॉडर्न मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से माना जाए तो हमारे लिए मोटापा सिर्फ एक कैलोरी इम्बैलेंस है। अगर खान पान की कैलोरी इतनी ज़्यादा हो, उसका इंटेक ज़्यादा हो और उसका खर्च ना हो, खर्च हम एक्टिविटी से करते हैं, तो वो एक्स्ट्रा कैलोरी चर्बी के रूप में हमारे शरीर में रह जाती है। दूसरी बात है कि अगर आप छोटी उम्र से मोटे हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो ग्रसित हो जाता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि छोटी उम्र से ही आपका वजन सही रहे। तीसरा देखा गया है कि हम अपने वजन का शायद ध्यान भी नहीं रखते हैं, पता ही नहीं चलता है कितने किलो के हैं, कब कितनी उम्र में कितने किलो के थे। पर आप जब भी याद करेंगे शायद छोटी उम्र में आपका वजन शायद सही रहा होगा और धीरे धीरे 30-40 ऐसी उम्र आने के बाद वजन बढ़ने लग जाता है। तो हमारे लिए ये सिर्फ एक कैलोरी इम्बैलेंस है, हालांकि बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात है आप मोटे किस लिए हुए, चलिए इस पे बहुत सारी डिस्कशन किया जा सकता है, लेकिन कम कैसे किया जाए वो फिर कैलोरी के ऊपर डिपेंडेंट है। और उसके 2 मेजर टूल्स हैं कि आप एक्सरसाइज कीजिए जिससे कैलोरी बर्न होगी, और आप खाने पीने में संतुलन ऐसा लाइए जिससे कैलोरी की इंटेक कम हो। 1 किलो वजन ज़्यादा करने के लिए आपके बॉडी में अराउंड 8000 कैलोरी सरप्लस होती है, और अगर आप दिन भर में 500 कैलोरी का डेफिसिट लाते हैं तो आप 15 से 20 दिनों में 1 किलो वजन
घटा सकते हैं। हमारा वजन कंट्रोल करने का जो सारा फॉर्मूला है वो कैलोरी पे है। इसका मतलब है कि आप खाने में संतुलन लाइए और आप किसी भी तरह का एक्सरसाइज कीजिए। अगर आप मोटापा कम करने के लिए कर रहे हो, मेरा कहना है कि वो 1 से 2 घंटे का हो डेली। किसी भी तरह का एक्सरसाइज, स्विमिंग, साइकिलिंग, जॉगिंग, रनिंग, एरोबिक्स करें, वेट ट्रेनिंग करें या किसी तरह का योग करें या फिर कोई आसन करें, जो भी करें लेकिन नियमित रूप से करें। ये एक आम आदमी कैसे समझ सकता है? डॉक्टर साहब, आप कैलोरी इम्बैलेंस की बात कर रहे हैं और आपसे जब हमने पूछा कि मोटापा को किस तरह से कंट्रोल किया जाए तो आपने कहा 2 तरीका है, या तो खान पान में कैलोरी का ध्यान रखें या तो आप एक्सरसाइज करें। लेकिन अगर कोई आदमी एक्सरसाइज नहीं कर पाता है, उसके लिए समय नहीं निकाल पाता है, तो उसके लिए उचित खान पान का तरीका क्या होगा, क्या कैलोरी होंगी, वो आपसे जानना चाहेंगे। साथ ही एक और सवाल है इसी से जुड़ा हुआ कि खान पान अगर हम कम करते हैं या कैलोरी को कंट्रोल करते हैं तो एक्सरसाइज क्या करने की ज़रूरत नहीं है? एक्सरसाइज करेंगे तो एक्सेलरेटेड वेट लॉस होगा, थोड़ा बेहतर वेट लॉस होगा। आप थोड़ा सा मांसपेशियों को भी बढ़ा पाएंगे, आपको उससे बेनिफिट भी होगा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को। आप सिर्फ खान पान बदल के क्या अपना वजन कम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप एक्सरसाइज करेंगे तो एडिशनल बेनिफिट होगा। और जहाँ तक खाने में कैलोरी की बात है, तो अगर आप सजग हैं तो आप इंफॉर्मेशन आराम से कलेक्ट कर सकते हैं। हम ये मानते हैं कि खान पान में बहुत फेरबदल है, लोगों में बहुत अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं, लेकिन अगर आप इंडिविजुअली देखें अपने बारे में तो हम लोग एक नियमित सीमित रूप में ही खाते हैं। रोज की एक हैबिट सी होती है कि ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं, लंच में क्या खाते हैं, डिनर में क्या खाते हैं। आप किसी डाइटिशियन के साथ बैठ के ये डिस्कस कर सकते हैं। आप अपनी रोज की कैलोरी इनटेक देख सकते हैं। बहुत सारे ऐप हैं जिनसे आप हेल्प ले सकते हैं, किसी डॉक्टर से परामर्श कर सकते हैं। जो सारा आइडिया रहता है वो ये है कि कम से कम 400-500 कैलोरी का डेफिसिट हो। आप अपनी एक्टिविटी लेवल का ट्रैकिंग स्मार्ट वॉच से कर सकते हैं। तो ऐसे टूल्स आसानी से उपलब्ध हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, खुद भी किसी की मदद भी ले सकते हैं। लेकिन कोशिश ये रहनी चाहिए कि 15 से 20 दिन में आप 1 किलो का फ़र्क लेके आए। शायद उससे धीमा हो तो महीने भर में 1 किलो का फ़र्क लेके आए और 2 से 3 महीने में 3 से 5 किलो वजन कम हो। आप जितने भी ज़्यादा मोटे हों, जितने भी ज़्यादा वजन हो, अगर ये 3 से 5 किलो भी आप कम करते हैं तो स्वास्थ्य लाभ वहीं से शुरू हो जाता है। वी कॉल इट लाइक द आइसिंग ऑन द केक। वो छोटा सा जो लेयर है पहले उसको उतारिए और फिर एक नेक्स्ट स्टेप लीजिए। एक बार आप बैलेंस में आ जाते हैं तो अब आपको कैलोरी डेफिसिट की ज़रूरत नहीं है, अब मेंटेनेंस की ज़रूरत है। और ये भी ज़रूरी है कि कैलोरी काउंट ही नहीं, कम से कम नियमित रूप से अपना वजन तो देखिए कि आप वजन कितना है, कैसे रह रहा है, और अगर बढ़ता हो तो उपाय उसी समय किया जाए। बहुत बार मैं जब देखता हूँ लोग 20-20, 30-30 किलो को ज़्यादा है, 100-100 किलो का वजन है, ये रात भर में नहीं हुआ है, ये धीरे 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 हो रहा है। हर साल 2-3 किलो वजन बढ़ रहा है, लेकिन हम उस समय ही ध्यान नहीं रखते हैं। आपका वजन कितना होना चाहिए? सिंपल सा फॉर्मूला है, आपकी जितनी हाइट है सेंटीमीटर्स में उससे 100 कम। सो एक 6 फुट का आदमी अराउंड 80 से 85 किलो का हो, एक 5 फुट का आदमी अराउंड 50 से 55 किलो का हो। अब मेजॉरिटी ऑफ द लोग इसी बीच में हो। जी, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। हम आगे भी आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं आपके साथ। लाइफस्टाइल के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, कौन सा लाइफस्टाइल बेहतर है हमारे आज के समय के लिए। हमारे साथ प्रसिद्ध डॉक्टर राकेश पेरीवाल हैं। राकेश पेरीवाल से हम जान रहे हैं कि हमें किस तरह से अपने आप को स्वस्थ रखना है। डॉक्टर पेरीवाल, फिर वापस आपके पास आते हैं। लाइफस्टाइल किस तरीक़ा से हम अपने आप को सेट करें ताकि ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी बीमारियों से निजात पा सकें? अगर आप ब्लड प्रेशर की बात करें तो आप अपना वजन संतुलित रखिए, नंबर 1। नंबर 2, नियमित रूप से एक्सरसाइज कीजिए। नंबर 3, नमक का इस्तेमाल कम कीजिए, या ऐसा कहा जाता है कि ऊपर से नमक ना डालें, या जिन सामान में नमक ज़्यादा होता है जैसे स्नैक्स, जनरली नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, उसका इस्तेमाल कम करें। और फल और सब्जी ज़्यादा खाएं, मेडिटेरेनियन डाइट कहते हैं इसे, जिससे देखा गया है कि ब्लड प्रेशर को नियंत्रित किया जा सकता है, कभी कभी पूरी तरह से
या कभी कभी दवाइयों का इस्तेमाल कम किया जा सकता है अगर इनको आप फॉलो करें। और डायबिटीज़ के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप नियमित रूप से एक्सरसाइज करें और अपने वजन को संतुलित रखें, आहार को भी संतुलित रखें। आप ये चीज़ें हम विभिन्न माध्यमों के द्वारा जानते हैं कि हमें किस तरह से जीना है, किस तरह से स्वस्थ रहना है, फिर भी आज जो हमारी ज़िंदगी में भाग दौड़ है, हमारा पेशा है, हमारा काम है, हम अपने शरीर पर जो ध्यान देना चाहिए, स्वास्थ्य पर जो ध्यान देना चाहिए वो नहीं दे पाते हैं और हमें कई बार इसके गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। अगर छोटी छोटी बातों को 3 से 4 छोटी छोटी बातों को अगर रोज़ाना हम शुरू कर दें अपनाना, अपने जीवन शैली में शामिल करना शुरू कर दें तो इससे परिणाम बेहतर आ सकते हैं। वो छोटी छोटी 3 से 4 चीज़ क्या होगी? एक तो ये कि समय वाली बात, तो हर आदमी के पास 24 घंटे ही समय है जी। हमारे प्रधानमंत्री के पास भी उतना ही समय है, पर वो इतना कुछ कर पाते हैं। शायद उनसे ही सीखना है कि खुद के लिए समय कैसे निकालना है, पहली बात। दूसरी बात है कि अगर आपका काम आपको ये अनुमति दे कि आप घर जल्दी पहुंच सकें और जल्दी सो सकें, तो ये पहला काम है जो आपको करना चाहिए। और सुबह अगर आप सूर्य उदय से पहले उठ सकें, जो ब्रह्म बेला है उसमें, तो कहा जाता है कि आपकी बॉडी की सिंक्रोनाइजेशन बेहतर होती है। हम सब सन से सिंक्रोनाइज इसलिए रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं, उससे भी बेहतरी होती है। आप सुबह का वो समय एक्सरसाइज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने वजन को नियमित रख सकते हैं। सब्सटेंस अब्यूज से बचना है। तंबाकू, आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का पहला नंबर 1 कॉज ऑफ प्रिवेंटेबल डेथ है। जिस किसी भी रूप में, चबाने के रूप में या स्मोकिंग के रूप में, जैसे भी इसे इस्तेमाल करें, कम या ना के बराबर करें। और दूसरा है अल्कोहल, जिसका सेवन भी कम या ना करें तो भी बेहतर है, लेकिन अगर करें तो भी एकदम संतुलन में। दूसरी बात है कि किसी भी तरह का व्यायाम करें। हम ये जान रहे हैं आज की दिनचर्या जैसी है कि शारीरिक काम बहुत कम होता है, एक जैसे पहले हुआ करता था शायद अब नहीं। आप उसको अपने जीवन में ढाल सकते हैं, रोज़ के जीवन में, और एक नियमित रूप से मैं कहूँगा एक्सरसाइज के लिए समय निकाल सकते हैं। आधी घंटे तो कम से कम, लेकिन अगर मुझसे पूछेंगे तो कम से कम 1 घंटे का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अगर मैं अपने बारे में कहूँ तो मैं सुबह 4:30 बजे उठता हूँ, और वो सिर्फ इसलिए कि सुबह जॉगिंग करने जा सकूँ। शायद ये मैं तभी कर पाया जब मुझे लगा कि ये समय सिर्फ सुबह ही निकाला जा सकता है। तो अपने अपने जीवन में आपको खुद ही देखना होगा कि वो समय कैसे निकले। दूसरी बात है, कुछ जांचें आप नियमित रूप से कराएं, क्योंकि बहुत सारी क्रॉनिक डिजीज़ हैं जिनके सिम्टम्स नहीं होते हैं, लेकिन जिनका पता हम जांच करके कर सकते हैं। जैसे कोलेस्ट्रॉल की जांच 20 साल की उम्र के बाद एक बार तो ज़रूर कराएं, और अगर नॉर्मल है तो हर 5 साल में एक बार कराएं। ब्लड शुगर की जांच जब भी मौका मिले, ग्लूकोमीटर्स बिल्कुल आप खुद चेक कर सकते हैं। कहा जाता है कि घर में किसी को डायबिटीज़ है तो 30 साल की उम्र से पहले या फिर 40 साल की उम्र से तो पहले ज़रूर कराएं। प्रेग्नेंट वीमेन में हम देखते हैं, हम हर बार कराते हैं ताकि उनमें डायबिटीज़ का पता चले। ब्लड प्रेशर की जांच आप खुद कर सकते हैं। आप अपने कॉलोनी में कहीं पे भी एक अपना ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर चेकिंग इंस्ट्रूमेंट रख सकते हैं, जिससे आप अपनी बीपी का जांच करा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को बीपी ज़्यादा रहने से कोई शिकायत नहीं होती। कैंसर प्रिवेंशन प्रोग्राम्स हैं जिनके लिए सर्वाइकल कैंसर है, औरतों में पाया जाता है, उसका जांच पैप स्मीयर हर जगह उपलब्ध है। उसे आप छोटी उम्र से शुरू कर सकते हैं, इन द टीन्स बोलते हैं, या पहला सेक्सुअल एक्टिविटी के पहले तो कराना ही है। ब्रेस्ट कैंसर का आप जांच 40 साल की उम्र के बाद करा सकते हैं, कोई कहता है 40, कोई 45, पर 50 से पहले तो कराना ही है। और आप कोलोन कैंसर का प्रिवेंशन के लिए 50 साल के बाद कोलोनोस्कोपी करा सकते हैं। प्रोस्टेट कैंसर के प्रिवेंशन के लिए 55 से 70 साल के बीच में अपना PSA चेक करा सकते हैं। ये सब रिकमेंडेड स्ट्रैटेजी है। आप नियमित रूप से अपने हेल्थ की जांच करा सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको पता चल गया है कि आपको किसी तरह की बीमारी है, तो आपको ये पता भी रहना चाहिए कि वो आप में कंट्रोल्ड है कि नहीं, विच इज़ कॉल्ड सेकेंडरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन भी करना है। वैक्सीनेशन भी अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया। हम बचपन में तो यूनिवर्सल वैक्सीनेशन प्रोग्राम में रहते ही हैं, लेकिन आप देखिए हम सब ने कोविड की वैक्सीन ली, अब सरकार ने इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन के लिए कहा है। आप FM में रोज़ इश्तिहार देखेंगे कि इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगाइए। न्यूमोकोकल वैक्सीन अवेलेबल है, वो भी जनता को लगाने के लिए कहा गया है। बहुत सारे जो लोगों को किसी तरह की बीमारियां हैं उनके लिए स्पेसिफिक वैक्सीन्स है। वो वैक्सीनेशन भी एक तरह का प्रिवेंटिव प्रोग्राम है। ये सारा कुछ आप अपने बारे में करें, सजग रहें अपनी बीमारी के बारे में, अपने घर वालों की बीमारी के बारे में,
तो बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। जी, आपने दो बातें कही हैं। एक तो समय रहते जांच करा लेना, या जब आप स्वस्थ हो तब जांच करा लेना, और दूसरा एक बात आपने जिक्र किया तंबाकू का सेवन, उसे लगभग कम कर देना चाहिए। हम ये देखते हैं डॉक्टर साहब, नॉर्थ ईस्ट में तंबाकू का सेवन काफ़ी होता है, खास करके असम में तंबाकू एक तरह से खान पान का एक हिस्सा भी माना जाता है। खाने के पहले या खाने के बाद इसे हम ले लेते हैं। उससे किस तरह से छुटकारा मिल सकता है या कैसे कम कर सकते हैं? ये सोशल एक्सेप्टेंस तो बड़ी गजब की चीज़ है, ये तो जी। बिल्कुल सही है। सजग ही रहना ही ज़रूरी है, और दूसरा इस व्यवहार में परिवर्तन लाने की भी ज़रूरत है। आप सेवन भी करें तो नियमित कुछ एक स्मॉल अमाउंट में करें, जिससे आपको हेल्थ हैजर्ड ना हो, शरीर के ऊपर उसके कोई गलत असर ना पड़े। और ज़्यादातर देखा गया है, अगर ये छोटी उम्र में शुरू ना हो तो देर से शुरू होने के चांस कम होते हैं। तो सरकार की तरफ से भी ये एफर्ट लिया गया है कि छोटी उम्र में तंबाकू का सेवन ना हो। पब्लिक प्लेसेस में अगर तंबाकू के सेवन पे पूरी रोक लगा दी जाए, घर पे भी अगर ऐसा माहौल बनाया जाए कि तंबाकू का इस्तेमाल नहीं किया जाने का, रेजिस्टेंस की ज़रूरत है, जी। एक्सेप्टेंस नहीं होना चाहिए। तो अगर मेरा कोई यार दोस्त तंबाकू का सेवन करता है नियमित रूप से, मैं ज़रूर कहता हूँ कि ये तो सही नहीं है, मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ ये व्यवहार। तो ये ज़रूरी है। और अगर आपको इसकी लत पड़ चुकी है किसी भी वजह से, तो उससे छुटकारा भी पाया जा सकता है परामर्श के द्वारा। सो आजकल डी एडिक्शन की मेडिसिन तंबाकू के लिए अवेलेबल है। आपको उस प्रोग्राम का हिस्सा बनना होगा, लेकिन ठान के बनना होगा कि मैं तंबाकू का इस्तेमाल नहीं करूंगा। आपको मेडिकल मदद अगर लेनी हो तो ली जा सकती है तंबाकू छोड़ने के लिए। आपने यहाँ इस कार्यक्रम में जो भी बातें कही है वो हमें लगता है कि अपनाने योग्य है। अगर हम उसको बेहतर तरीके से अपने जीवन में लागू करें तो उसका लाभ मिलेगा। आपने कहा कि स्वस्थ होते हुए हम बहुत सारी चीज़ों का जांच करवा सकते हैं और पहले पता लगा सकते हैं कि हमें किस तरह से सावधान होना है। लेकिन लोगों के मन में एक डर रहता है कि हम कौन सी जांच करवाएं, किस केंद्र पर जाएं। क्या आज की तारीख में वो चीज़ें उपलब्ध हैं, वो सुविधाएं हैं? लोगों को जागरूक करना भी ज़रूरी होता है। बिल्कुल उपलब्ध है, बिल्कुल उपलब्ध है। आजकल आप देखेंगे बहुत सारी संस्थाओं में ये मैंडेटरी किया गया है। उनका सालाना चेक होता है सारे एम्प्लॉयज़ का। ज़्यादातर संगठनों में प्री एम्प्लॉयमेंट चेकअप भी होता है। मैं बहुत बार कहता हूँ, अगर रोगी होगे तो आपको नौकरी भी नहीं मिलेगी, ऐसा हाल है। तो ये जागरूकता आई है, लेकिन ये यूनिवर्सल प्रोग्राम इसलिए नहीं हो पाया कि हम एक बहुत बड़ी देश है, बहुत बड़ा देश है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन छोटी छोटी जांचें हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि शुगर की जांच आप ग्लूकोमीटर से खुद कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर की जांच आप एक ऑटोमेटेड इंस्ट्रूमेंट से खुद कर सकते हैं। वजन की जांच आप एक वेइंग स्केल से खुद कर सकते हैं। आप आईने में देख भी पता कर सकते हैं कि आपका पेट निकला हुआ है, आपकी चर्बी ज़्यादा है, बिल्कुल जान सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल की जांच के लिए आपको ब्लड की जांच करानी होगी, बिल्कुल पैप स्मीयर आपको जाके स्मीयर देना होगा। आपके ब्रेस्ट कैंसर के लिए एक्सरे या अल्ट्रासाउंड या एमआरआई किसी भी से मैमोग्राफी करानी होगी, तो उसके लिए तो आपको जांच केंद्र जाना होगा। बिल्कुल। डॉक्टर राकेश पेरीवाल, आपने बहुत कम समय में बहुत सारी बातें कही हैं। हमें लगता है कि इस कार्यक्रम को बार बार अगर कोई देखे तो ज़रूर उसका फ़ायदा उठा सकता है। इस कार्यक्रम में बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। नमस्कार।